हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के वेक्टर अलजेब्रा के टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन का, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को ना हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लेजर टेस्ट रिवीजन सीरीज। यहाँ पर बेसिकली सैंपल पेपर और उनके सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है केस स्टडी और उनके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टॉपिक टेस्ट, यहाँ पर आपके डाउट्स। आप जैसे बच्चे जो हमारे टेलीग्राम चैनल में है ना, जब वो अपने डाउट्स भेजते हैं तो उनके मैं वीडियो लेक्चर यहाँ क्रिएट करके डाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो कोई चैप्टर हो गया ना। इसी तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, ईटीसी, बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं, जिनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके उन सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पर जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, यानी इस सीरीज की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बेसिकली, तो ये चैप्टर नंबर 10, जिसका हमने वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड किया था बच्चों। और वन शॉट वीडियो का पूरा कंटेंट बेसिकली मेरी मैथमेटिशिया बुक में से लिया गया था, जिस बुक को अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस बुक के कुछ फ्री चैप्टर्स के पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पीडीएफ लिंक पे आप क्लिक करके इस पूरी बुक का लेआउट देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा टेस्ट दिखा देता हूं। तो ये रहा जी आपका टेस्ट, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। तो हमने कहां सॉल्व किया था? तो हमने जहां भी सॉल्व किया था उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स ये सब चीजें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, यहां पर क्या बोला हुआ है पढ़ लेते हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ये हमें डाटा दिया हुआ है, यानी दोनों वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड दे दिया है। और यहाँ पर वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है वेक्टर बी के साथ, और ये वैल्यू इस तरीके से हमें गिवन है। एक काम करना, सबसे पहले ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, चलिए तो ये बनेगा आपका 3 स्क्वायर दैट इज 9, 2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड 6 स्क्वायर दैट इज 36। आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सबको ऐड कर दिया, पूरे का अंडर रूट। तो ये क्या आने वाला है बच्चों? दिस इज कमिंग एट 7। एक बार चेक करो, 36 प्लस 4 यानी 40 प्लस 9 यानी 49, 49 का अंडर रूट यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो भी वैल्यू है ना, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यानी 7 आ गया। तो अभी हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल निकालना है। अगर इस एंगल को हम लोग, यानी जो भी रिक्वायर्ड एंगल है, इसे हम लोग अगर थीटा एज्यूम कर लें, तो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड, और इस पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आप लोग फाइंड कर चुके हो, ये देख लो, तो ये तो 7 है। ठीक है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो तो 2 है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो तो 7 है। ठीक है, तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा 1/2। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों? ये साइन थीटा की वैल्यू है। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा? सो थीटा विल बी π/6। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लंबा है, पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ बोला हुआ है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी की वैल्यू ये रही। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, यानी इन तीनों वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट आएगा ना, उस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर बनेगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का ना रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एक काम करिए, रिजल्टेंट वेक्टर को ना कुछ एज्यूम कर लो। लेट मी राइट
कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है इन तीनों वेक्टर का, उसे मैं वेक्टर p मान लेता हूं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं गिवन वेक्टर्स का? तो उन वेक्टर्स को हम डायरेक्टली यहां पर ऐड कर देंगे बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। चलिए आप यहां से आगे बढ़ते हैं जरा, और वेक्टर p की वैल्यू क्या आएगी इसे देख लेते हैं। वेक्टर p यानी रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर आपको आई कैप, ये माइनस आई कैप और ये 3 आई कैप, यानी सिर्फ 3 आई कैप मिलेगा। 2 जे कैप, 2 जे कैप, 1 जे कैप, यानी ये आपका 5 जे कैप हो जाएगा। 3 के कैप और ये 1 के कैप, और वेक्टर सी में तो के कैप वाला नहीं है, यानी ये मिल जाएगा 4 के कैप। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ना, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी वेक्टर p की डायरेक्शन में, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर p कैप, मतलब वेक्टर p को इसी के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग वेक्टर p की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, देखो इस तरीके से, और इसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उसे निकालो और डिनोमिनेटर में लगा दो। तो आई कैप का कोफिशिएंट यानी 3, उसका स्क्वायर 9, ठीक है। जे कैप का कोफिशिएंट 5, उसका स्क्वायर 25, इन सबको ऐड करते चलो, ठीक है। के कैप का कोफिशिएंट यानी 4, उसका स्क्वायर यानी 16, समझे कि नहीं? ठीक है। तो फाइनली आपको वेक्टर पी कैप की वैल्यू क्या मिलने वाली है? तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25 प्लस 25, यानी ये बनेगा 50, पूरे का अंडर रूट है। सो लेट मी राइट इट 25 इंटू 2, पूरे का अंडर रूट यानी 5√2। बात समझ आ रही है सभी को? कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो 5√2। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का जो पहला काम था वो तो सॉल्यूशन के रूप में मिल गया। तो अब यहां पर दूसरा काम क्या है वो भी देख लो। आपको यहां पर बोला गया है ऑल्सो फाइंड अ वेक्टर आर विच इज नॉर्मल टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फिर एक और चीज आपसे बोली गई है, इंक्लिनेशन निकालना है वेक्टर आर और वेक्टर सी के बीच में। इंक्लिनेशन ये क्या होता है बताऊंगा, वेट करो। लेकिन सबसे पहले यहां पर ये देखो कि वेक्टर आर नॉर्मल है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर आर परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो वेक्टर आर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के साथ, और वेक्टर आर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के साथ। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहां पर वेक्टर आर जो भी आएगा ना, वो या तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल होगा, या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन में होगा। बात समझ आ रही है? चलिए काम शुरू करते हैं जरा। यहां पर क्या होने वाला है देख लेते हैं बच्चों जरा। तो यहाँ पर वेक्टर ए की वैल्यू तो आपको दिख रही है, वेक्टर बी की भी वैल्यू आपको दिख रही है। तो चलिए भाई, यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप, तो यहाँ पर 1 2 3, और वेक्टर बी में से -1 2 एंड 1, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लो जरा फटाफट। तो यहाँ से आपको वेक्टर आर मिल जाएगा। तो ये बनेगा 2 - 6 दैट इज -4 आई कैप। एक बार चेक करो, बात समझ आई सभी को? ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपका 1 -3 यानी प्लस का 4, लेकिन बाहर आपका माइनस जे कैप वेट कर रहा होगा इस तरीके से। फिर ये आपका 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 के कैप। या तो यही छोड़ दो बच्चों, या फिर क्या करो, यहाँ से -4 कॉमन है, तो -4 कॉमन लोगे तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये भी आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन में, जो दूसरी चीज आपसे पूछी गई थी। ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है, वो क्या है? तो आपको इंक्लिनेशन निकालना है वेक्टर आर और वेक्टर सी के बीच में। इंक्लिनेशन मतलब, इसका मतलब हुआ एंगल निकालना है। ठीक है बच्चों। तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग डॉट प्रोडक्ट के पास जाते हैं। तो चलिए यहां पर इंक्लिनेशन निकाल लेते हैं जरा, यानी इंक्लिनेशन बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर सी। तो अगर इसे मैं थीटा एज्यूम कर लूं, है ना, जो भी एंगल है उसे मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, तो यहां पर क्या मिलेगा भाई? कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर आर का डॉट लेना पड़ेगा वेक्टर सी के साथ, और यहां डिनोमिनेटर में आपको इनका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्म में। बात समझ आ रही है सही बच्चों को? ठीक है ना। चलिए, तो वेक्टर आर और वेक्टर सी का डॉट ले लो। वेक्टर आर की वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है बच्चों, और वेक्टर सी की वैल्यू टॉप में आपको दिख रही है। तो इनका डॉट हम डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पर थोड़े स्पेस की कमी है, या फिर अगले पेज पे चलूं? अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर आर और वेक्टर सी की वैल्यू ध्यान रखना, अगले पेज पे मैं ये काम करने वाला हूं। तो यहाँ पर आपका बनेगा भाई
कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये मैंने -4 कॉमन लिया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। लेट मी शो यू, ये रहा आपका वेक्टर आर, दिख रहा है, -4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, देख लो, ठीक है ना। अब वेक्टर सी क्या है, तो 3 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, तो ये आप लिखो 3 आई कैप प्लस जे कैप इस तरीके से, और डिनोमिनेटर में इनका जो भी मैग्नीट्यूड आने वाला है। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड पहले लिख लो, तो यहाँ पर आपका 16 प्लस 16 प्लस 16, समझे, आई कैप जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, सबको ऐड कर दो, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तो ये बनेगा 9 प्लस 1। चलते हैं बेटा आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या बनने वाला है फाइनली, देखो क्वेश्चन में अगर एक्यूट एंगल बोला जाए ना, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर थीटा एक्यूट होता, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखे तो, समझे, अगर क्वेश्चन में लिखे कि एक्यूट एंगल फाइंड करो, तो अगर ऐसा कंडीशन होगा ना, तो यहाँ पर हम मॉडुलस लगा देते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप लोग मॉडुलस के बिना ही लिखोगे, ठीक है ना। तो मैंने भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए, -4 बाहर है ही, आई कैप और यहाँ पर 3 आई कैप है, यानी 3 मिलेगा, और ये आपका +1, और ये तो आपको 0 ही दे देगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, नीचे आपको क्या मिलने वाला है, 16 16 16, यानी 16 इंटू 3 पूरे का अंडर रूट, और यहाँ पर अंडर रूट में 10, ठीक है बच्चों। तो ये आपको मिलेगा -4, ऊपर आपको ये ब्रैकेट में से 4 मिलेगा, और नीचे अंडर रूट से बाहर 4 मिलेगा, और ये अंडर रूट 3 बचेगा, अंडर रूट 10 तो पहले से ही है। यहाँ पर ऊपर एक 4 और नीचे एक 4 कैंसिल होने वाला है, ये देख लो जी, ठीक है ना। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी -4 अपॉन अंडर रूट 30। बात समझ आ रही है। वैसे आप इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे बताना मुझे। तो एनीवे फिलहाल मुझे क्योंकि एंगल थीटा निकालना है, तो ये तो कॉस थीटा मिल रहा है, तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -4 अपॉन अंडर रूट 30। अब जिन बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट क्लियर हैं, उन्हें पता होगा कि इसे हम लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बेटा फटाफट पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, यानी 2 यूनिट वेक्टर्स को ऐड करने पे भी एक यूनिट वेक्टर मिले, तो आपको पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। अब मान लेते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द यूनिट वेक्टर्स, जिनके बारे में हमारा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। बात समझ आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है, एंड वेक्टर ए प्लस बी ये भी यूनिट वेक्टर है। और आपको फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं जरा अपना काम शुरू करते हैं। इस वाले स्टेप पे गौर करना, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, दोनों ही तरफ स्क्वायर लेने वाला हूं। देखो इस तरीके से बन जाएगा, और आपको प्रॉपर्टी अगर ध्यान हो तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम इस तरीके से लिख लेंगे, और ये 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर अब डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो फटाफट, तो ये क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी डायरेक्टली ए स्क्वायर लिख दूं, तो समझ आया। देखो इस तरीके से इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, इनफैक्ट मैं आपको ये बोल रहा हूं, समझे, ऐसे भी लिखते हैं ना। और यहाँ पर देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये क्या मिलता है, तो ये आपको ऐसे मिलता है, तो इसे मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा फिर ए डॉट बी और बी डॉट ए, यानी क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट बी। तो बी डॉट बी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 1, ये पूरा 1 के इक्वल है, आरएचएस में देख लो, ठीक है। अच्छा ये और ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, समझे, यानी 2 बन जाएगा। तो यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों,
कि 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी इक्वल टू क्या बनने वाला है, -1। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना, बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता करनी है तो यहां पर आप लोग क्या करो बच्चों, कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर करना है कि a माइनस बी का जो भी मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो इसकी वैल्यू हम वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया आपको, यानी देखो इस तरीके से। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं जरा, ये क्या आने वाला है देख लेते हैं भाई। तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस बी स्क्वायर, समझे। तो यहां पर ये तो 1 और ये माइनस ऑफ -1। देखो भाई कितने बच्चों को समझ आया, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहां देख लो 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू लिख दी है मैंने, तो ये पूरा सॉल्व होके आपको 3 देगा। लेकिन ये देखो ये इसकी वैल्यू है, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन स्क्वायर के साथ है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको तो सिर्फ ये निकालना है ना। तो यहां से स्क्वायर को हटाओ तो √3 आ जाएगा, प्लस माइनस √3 क्यों नहीं आएगा मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो अगले क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है 2 adjacent sides of a parallelogram are this। ठीक है, राइट अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू इट्स डायगोनल हैविंग द मैग्नीट्यूड सेम एज इट्स एरिया। मतलब क्या हुआ, जो भी नया वेक्टर आपको लिखना है ना उसका जो मैग्नीट्यूड होगा और जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, लेकिन जो नया वेक्टर लिखना है वो इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे उसकी डायरेक्शन में होंगे। डायरेक्शन में क्यों बोला मैंने, सेम डायरेक्शन क्यों बोला मैंने, तो यहां पर देखो ना पैरेलल बोला हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम तो ये करो, क्या करो भाई, तो सबसे पहला काम ये करो कि पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये क्या बनेगा बच्चों, एक काम करना यहां पर इन वेक्टर्स को ना कुछ नाम दे दो। तो इसे वेक्टर ए बोल दो और इसे आप वेक्टर बी बोल दो बच्चों। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया ये देखो भाई इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसकी वैल्यू पता करनी होगी। तो आई कैप जे कैप के कैप यहाँ पर ये लिखो, और ये 2 -4 ये 5 ये 1 ये आपका -2 और ये -3। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों। तो चलो जी कैलकुलेशन शुरू कर लो ना फटाफट। तो ये बनेगा 4 3 12 और ये बनेगा आपका प्लस का 10 यानी 22 आई कैप। ठीक है, यहाँ पर आपका -j कैप पहले ही लगा दो, तो ये बनने वाला है आपका -6 -5 यानी -11 यानी प्लस का 11। ठीक है, अब इसके बाद ये के कैप वाला, तो ये क्या आने वाला है आपका -4 + 4 यानी +0 के कैप आएगा, उसको तो छोड़ ही दो ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्योंकि मुझे एरिया निकालना है तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो 22 का स्क्वायर, एक काम करना बच्चों यहाँ पर 11 कॉमन है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब ऐसे इसलिए लिखा मैंने क्योंकि हम लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टेक्निक ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और जे कैप का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 ही रहेगा, और मैंने बोला इस पूरे को हम ये जो बाहर नंबर मैंने कॉमन लिया इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपके लिए 11 × √5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके पैरेललोग्राम के एरिया की वैल्यू मिल गई। सो लेट मी राइट इट यूनिट्स स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपको पैरेललोग्राम के एरिया की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना था जो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल की डायरेक्शन में ही हो लेकिन मैग्नीट्यूड इस एरिया के इक्वल हो। तो सबसे पहला काम तो ये करो ना कि पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल है उसे लिख लो। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, बेसिकली 2 डायगोनल होते हैं। तो यहाँ पर कौन से डायगोनल के बारे में बोला गया है हमें तो पता नहीं, लेकिन एक बात पे गौर करना कि इसने डायगोनल लिखा है, डायगोनल्स नहीं लिखा है। मतलब अगर डायगोनल्स लिखता तो बात अलग होती। ठीक है, बट एनीवे फिलहाल यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ है। चलिए काम शुरू करते हैं, डायगोनल कैसे आएगा पैरेललोग्राम का। तो अगर आपको ध्यान हो, पैरेललोग्राम का डायगोनल अगर मुझे लिखना है और इसे अगर मैं वेक्टर p बोल दूं, तो यहाँ पर वेक्टर a प्लस वेक्टर b
अगर दूसरा डायगोनल आपको लिखना है तो उसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी या वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इस तरीके से लिखते हैं। बात याद है आप लोगों को? अगर याद नहीं है तो वन शॉट वीडियो आप जाके फिर से देख लो वेक्टर अलजेब्रा का, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वन शॉट वीडियो ऑन वेक्टर अलजेब्रा, जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। फिलहाल बच्चों आप लोग मुझे ये बताओ कि वेक्टर p के पैरेलल आप लोग वेक्टर निकालना चाहोगे या वेक्टर q के पैरेलल निकालना चाहोगे? आपके ऊपर है, मैं एक ही करूंगा। तो मैं यहाँ पर वेक्टर p के पैरेलल जो भी वेक्टर बनेगा उसको फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैं किस तरीके से करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले वेक्टर p की वैल्यू लिखूंगा। तो वेक्टर p की वैल्यू क्या आएगी भाई? तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो ये बनने वाला है आपका 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप। देखो ध्यान से एक बार चेक कर लो मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है? अब क्योंकि हमें जो वेक्टर लिखना है ना वो इस वेक्टर p के पैरेलल है, ठीक है? तो यहां पर मैं लिखूंगा डायरेक्टली कि रिक्वायर्ड वेक्टर क्या बनेगा? तो वेक्टर p के पैरेलल बनेगा। तो वेक्टर p का जो यूनिट वेक्टर होगा और रिक्वायर्ड वेक्टर का यूनिट वेक्टर बिल्कुल सेम होने वाला है, लेकिन जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? तो आपके पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या है बच्चों? तो 11√5, समझे? ठीक है, चलिए काम शुरू करो। 11√5 इंटू पी कैप। तो पी कैप मतलब, पी कैप का मतलब क्या हुआ? पी कैप का मतलब हुआ वेक्टर पी को डिवाइड करना उसी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है? तो यहां पर ये रहा जी आपका वेक्टर पी का वैल्यू, और अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। तो मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है भाई? आई कैप का कोफिशिएंट 3 है, उसका स्क्वायर 9 कर दिया मैंने। जे कैप का कोफिशिएंट -6 यानी प्लस का 36 हो जाएगा, और ये आपका 4 पूरे का अंडर रूट, तो ये बनने वाला है 7। एक बार चेक करो, ध्यान से देखो मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो बस ये फाइनली आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? आप चाहो तो एक स्टेप और आगे लिख लो, यानी इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से लिख दो एडजस्ट करके। वैसे तो ये आपकी मर्जी है, मत करो, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है? आपको वेक्टर अल्फा दे दिया, वेक्टर बीटा दे दिया, आपको बीटा को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में वेयर वेक्टर a is parallel to vector alpha and b is perpendicular to vector alpha। देखो सबसे पहले तो इस कंडीशन को यूटिलाइज करूंगा मैं। वेक्टर a पैरेलल है वेक्टर अल्फा के, इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब इसका फर्दर मतलब ये हुआ कि वेक्टर a की वैल्यू आपको मिल चुकी है लैम्डा टाइम्स वेक्टर अल्फा करते ही, तो ये आपको मिलेगा 3i कैप माइनस जे कैप, बाहर लैम्डा आपको दिख रहा है, मैंने वेक्टर अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है बच्चों, ठीक है? अब एक काम करो, इस कंडीशन को देखो, तो यहां पर जैसे ही आप देखेंगे तो वेक्टर b की वैल्यू आपको मिलेगी वेक्टर बीटा माइनस वेक्टर a, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो यहां से फर्दर आप लोग लिखो वेक्टर बीटा माइनस वेक्टर a, ये रहा वेक्टर बीटा और ये रहा वेक्टर a, ठीक है? तो चलिए काम शुरू करते हैं। 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, ठीक है? तो यहां से फर्दर आप लिखेंगे तो वेक्टर b क्या आएगा बच्चों? तो दिस विल बी 2 माइनस 3 लैम्डा, ये आपका आई कैप, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है जे कैप के साथ में तो 1 है, और ये प्लस का लैम्डा जे कैप हो जाएगा, यानी इस तरीके से, और ये आपका -3k कैप, ठीक है? अब क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर अल्फा, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी दिस हैज टू बी 0। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है? तो वेक्टर b ये रहा, वेक्टर अल्फा टॉप में आपको दे ही रखा है। चलिए इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं। तो यहां पर 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप, इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर अल्फा के साथ, सो दैट इज 3i कैप माइनस जे कैप, और ये पूरा 0 आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए कैलकुलेट कर लो फटाफट।
तो 2 माइनस 3 लैम्डा और यहाँ से 3 है तो ये बनेगा आपका 6 माइनस 9 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर माइनस जे और यहाँ पर ये बनेगा -1 माइनस लैम्डा। और के कैप वाला तो बेसिकली इस वाले में है नहीं ना, मतलब 0 के कैप है बेसिकली, तो वो तो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा किसके इक्वल है, RHS में 0 दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा आपका 10 लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी आपको 5/10 यानी 1/2। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मिली तो आपको यहाँ से वेक्टर ए मिल गया। देखो यहाँ टॉप में वेक्टर ए, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। तो दिस विल बी लैम्डा टाइम्स दिस कंप्लीट 3i कैप माइनस जे कैप। तो ये बनने वाला है 3/2 i कैप माइनस 1/2 जे कैप। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, ये तो आपको मिल गया वेक्टर ए। अब आपको वेक्टर बी भी लिखना है, तो वेक्टर बी भी आप लोग लिख लो यहाँ पर। तो वेक्टर बी की वैल्यू ये रही बच्चों। यहाँ पर जैसे ही आप लोग पुट करेंगे लैम्डा की जगह 1/2 तो कैलकुलेशन होगी 2 माइनस 3/2 यानी ये बनेगा आपका 2 2 जा 4 माइनस 3 यानी 1/2। समझे? तो 1/2 आई कैप। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले वाले में पुट करेंगे यानी जे कैप के कोफिशिएंट में। तो ये बनेगा आपका 1 प्लस हाफ यानी 3/2 जे कैप। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप लोग अब के कैप वाले को देखो तो यहाँ पर तो बस -3 के कैप ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन आपको क्या करना था कि वेक्टर बीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस फॉर्म में लिखना था। तो चलिए अगले पेज पे फाइनली अपना आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर वेक्टर बीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो वेक्टर बीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए, तो दैट इज 3/2 आई कैप माइनस हाफ जे कैप। तो लेट मी यूज अ ब्रैकेट 3/2 आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर बी यानी हाफ आई कैप, ठीक है, 3/2 जे कैप था, एक बार चेक कर लो। ठीक है, और ये -3 के कैप। और जैसा कि आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप इनको ऐड करेंगे तो वेक्टर बीटा ही मिलेगा। एक बार चेक कर लो, 3/2 आई कैप 1/2 आई कैप यानी 4/2 आई कैप यानी 2 आई कैप। ठीक है, 3/2 जे कैप माइनस हाफ जे कैप यानी 2/2 जे कैप बनेगा यानी प्लस का जे कैप, और ये -3 के कैप। तो ये आपका काम हो चुका है। वेक्टर बीटा की वैल्यू एक बार यहाँ पर देखो और अपने क्वेश्चन में देखो वेक्टर बीटा की वैल्यू 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप, चेक कर लो। ठीक है ना, तो बस आपका काम हो चुका है जो भी आपको करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने आप लोगों के लिए टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन कंप्लीट कर लिया, विच वॉज बेस्ड ऑन वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सही से समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, सो दैट फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग आप लोग रख पाए। ठीक है, so bus let's meet in the next video. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of your, that is Mathematica by OP Gupta. Be good, take care, all the best. Thank you.